फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 2:17 पर उसी शहर के 17 बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और एक ही दिशा में भागते हैं और फिर वो कभी वापस घर नहीं लौटते क्योंकि वो सब गुम हो जाते हैं। उनके घरों में सीसीटीवी कैमरास और अलार्म्स लगे थे, लेकिन जब तक उनके पेरेंट्स को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आया कि बच्चों ने प्लेन वाली पोज बनाई और उसी समय यानी 2:17 पर दौड़े। ये बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी कि सारे बच्चे एक ही क्लास और एक ही स्कूल के थे। क्लास में 18 बच्चे थे, जिनमें से 17 बच्चे गायब हो गए और सिर्फ एक बच्चा रह गया। अब सबसे पहले शक का घेरा आया टीचर जस्टिन पर, जो इन बच्चों को पढ़ाती थी, और जो बच्चा गायब नहीं हुआ उसका नाम था एलेक्स। पुलिस ने जस्टिन, एलेक्स और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1 महीना बीत गया, फिर भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अब कहानी आगे बढ़ने से पहले बताया जाता है कि आगे कहानी हर कैरेक्टर की नजर से दिखाई जाएगी, यानी हमें सब लोगों की अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है स्कूल टीचर जस्टिन की कहानी। वो रोज की तरह स्कूल जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह जाती है। क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था, बाकी 17 बच्चे गायब थे। तभी उसे पता चलता है कि सारे बच्चे गुम हो गए हैं। शक जस्टिन पर था, इसलिए उसे पेरेंट्स के गुस्से और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। जस्टिन को बेकसूर पाया गया, लेकिन फिर भी सारे पेरेंट्स उसे जिम्मेदार मानते रहे। वो कहते थे कि जस्टिन एक विच है जो बच्चों को ब्लैक मैजिक से गायब कर देती है। इन इल्जामों की वजह से जस्टिन बहुत परेशान हो गई और शराब पीने लगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन 1 महीने बाद स्कूल फिर से खुला और नए बच्चे आए। उससे पहले एक बड़ी पेरेंट्स मीटिंग रखी गई, जिसमें उन सारे पेरेंट्स को बुलाया गया जिनके बच्चे गायब हुए थे। आज भी सब लोग जस्टिन को ही दोष दे रहे थे। जस्टिन अपने कन्फेशन में कहती है, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने बच्चों के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। प्रिंसिपल भी जस्टिन का साथ देता है और कहता है कि वो सच बोल रही है, वो निर्दोष है, बल्कि असली विक्टिम तो वही है। तभी एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर था जस्टिन पर चिल्लाने लगता है और उसे विच कहता है। ये देखकर सबका कंट्रोल खो जाता है। वो लोग जस्टिन को मारने तक पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल किसी तरह जस्टिन को बचाता है और सिक्योरिटी की मदद से उसे बाहर ले जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम तुरंत घर जाओ और बाहर मत निकलो। जस्टिन कार से घर लौटती है। वो बहुत परेशान होती है, इसलिए फिर से शराब पीने लगती है। तभी बेल बजती है। वो पूछती है कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो डोर होल से झांकती है, पर बाहर कोई नहीं होता। वो खिड़की से भी देखती है, पर फिर भी कोई नहीं दिखता। उसे बहुत अजीब लगता है। वो आराम से जाने लगती है, तभी अचानक दरवाजा जोर से बजने लगता है। डर कर वो कहती है, कौन है, समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ से जाओ। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो हाथ में एक टूल लेकर बाहर आती है। वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर बड़ा सा विच लिख दिया है। अगली सुबह जस्टिन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वहाँ उसे एक ऑफिसर दिखता है जो उसका दोस्त था। फिर वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे कहता है, तुम स्कूल मत आओ, हालात बहुत खराब हैं। जस्टिन कहती है, क्या मैं एलेक्स से बात कर सकती हूँ? प्रिंसिपल समझाता है कि पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं। तुमने कल देखा था, इसलिए जब तक माहौल शांत न हो, बच्चों और स्कूल से दूर रहो। जस्टिन उदास होकर चली जाती है। फिर वो बार में अपने ऑफिसर दोस्त से मिलती है। वो उसके हाथ पर पट्टी देखती है और पूछती है, ये कैसे हुआ? वो बताता है कि एक अजीब केस में जख्मी हुआ था। जस्टिन कहती है, सब लोग मुझे विच समझ रहे हैं, किसी ने मेरी कार पर भी ये लिखा। ऑफिसर किसी तरह उसका मूड ठीक करता है। अगले दिन जस्टिन कहती है, मुझे लगता है एलेक्स कुछ जानता है। ऑफिसर मना करता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हें काम करने दो, तुम इसमें मत पड़ो। लेकिन जस्टिन नहीं मानती और स्कूल से घर जाते हुए एलेक्स का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि एलेक्स अपने घर के अंदर चला गया। जस्टिन डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो पूछती है, क्या कोई अंदर है? पर कोई जवाब नहीं आता, जबकि कुछ देर पहले ही एलेक्स अंदर गया था और किसी ने दरवाजा खोला था। जस्टिन को ये सब बहुत अजीब लगता है। घर की सारी खिड़कियां पेपर से ढकी हुई थी। जस्टिन दूसरे गेट से पीछे के हिस्से में जाती है। एक विंडो में थोड़ा पेपर हटा हुआ था। जब वो झांकती है तो अंदर अंधेरा था और 2 लोग उस अंधेरे में बैठे थे। ये देखकर वो डर जाती है और गड़बड़ी में वहाँ पर एक फावड़ा गिर जाता है। उस आवाज पर भी कोई बाहर नहीं आता। वो फिर से देखती है, अब भी वो दोनों लोग ऐसे बैठे थे जैसे मूर्तियां हों। जस्टिन को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो प्रिंसिपल को बताती है, एलेक्स के पेरेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ है, एलेक्स किसी परेशानी में है, आपको वहाँ जाकर देखना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, मैं देखूंगा, लेकिन तुम इन सबसे दूर रहो। इसके बाद जस्टिन ड्रिंक्स खरीदने स्टोर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक लेडी उसका पीछा कर रही है। अचानक पीछे से वो औरत जस्टिन के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है और बॉटल दिखाकर धमकाती है, तुम हमारे घर आई थी ना? जस्टिन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में थी और जस्टिन के चेहरे पर ड्रिंक गिराने लगती है। तभी स्टोर का वर्किंग बॉय आकर उस औरत को बाहर निकाल देता है। जस्टिन घर आती है और रात में सो जाती है। उसे एक सपना आता है। वो देखती है कि वो अकेली स्कूल जा रही है। क्लास में पहुंचती है तो सारे बच्चे सिर झुकाकर बैठे हैं। समय था 2:17। फिर एलेक्स सिर उठाता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। उसका चेहरा डरावना था, जैसे किसी जोकर का। जस्टिन डर जाती है। फिर वो जस्टिन की आंखों में देखता है और जस्टिन नींद से गिर जाती है। वो फिर से सोने की कोशिश करती है,
लेकिन जैसे ही लेटती है उसे छत पर एक अनजान औरत दिखती है जिसका चेहरा भी जोकर जैसा था। जस्टिन डर के मारे चिल्ला उठती है और अचानक हकीकत में जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि वो सपने के अंदर भी सपना देख रही थी। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स के घर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स बस कहता है मेरा पीछा मत करो, और वो अपने घर चला जाता है। जस्टिन डोर पर जाकर कहती है मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर आओ। दरवाजा फिर भी नहीं खुला। इस बार जस्टिन वहां से गई नहीं, बल्कि उसने घर के बाहर एक पर्दा लगा दिया ताकि कभी कोई बाहर निकले तो उसे पता चल सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई और घर से कोई नहीं निकला। इस बीच जस्टिन को नींद आ गई और उसे ठंड लग रही थी। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लिए अजीब तरह से दौड़ती हुई जस्टिन के पास आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस जस्टिन के सोते हुए बाल कैंची से काट देती है। यहीं पर जस्टिन का हिस्सा खत्म होता है और अब कहानी दिखती है आर्चर के नजरिए से। वही अकेला पिता जो जस्टिन को विच कह रहा था, क्योंकि आर्चर का बेटा भी गुम हो गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। वो ज्यादातर वक्त अपने बेटे की रिकॉर्डिंग देखता रहता और किसी क्लू की तलाश में रहता। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता कि शायद कोई खबर मिले, लेकिन पुलिस कहती कि जांच चल रही है, कुछ पता चला तो बताएंगे। शाम को वो पेरेंट्स मीटिंग में जाता है और वहां फिर से जस्टिन पर इल्जाम लगाता है। मीटिंग के बाद भी वो जस्टिन का पीछा नहीं छोड़ता। जब जस्टिन लिकर स्टोर गई थी तब भी वो पीछे गया, और जब वो घर पहुंची आर्चर ने वहां भी उसका पीछा किया। वो हाथ में नाइफ लिए डोरबेल बजा रहा था और जस्टिन को डराने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, उसने ही जस्टिन की कार पर विच लिखा था। उस रात आर्चर की आंख खुली तो घड़ी में 2:17 हो रहे थे। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। आर्चर को लगा शायद उसका बेटा है। वो घर में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक दरवाजा खुला और वो बाहर भागा। वो देखता है उसका बेटा उसी प्लेन वाली पोज में दौड़ता हुआ एक घर की तरफ जा रहा है। आर्चर भी पीछे पीछे उसी घर में जाता है और अपने बेटे को हर जगह ढूंढता है। ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका बेटा बिस्तर पर लेटा है। आर्चर पूछता है बेटा तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। आर्चर रोने लगता है और कहता है बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी अचानक उसके बेटे के चेहरे पर रोशनी पड़ती है और उसका चेहरा किसी डरावने जोकर में बदल जाता है। आर्चर डर के मारे आंखें खोल देता है। ये भी एक डरावना सपना था जैसे जस्टिन को आया था, लेकिन उसे इस सपने से एक क्लू मिला। वो बाहर जाता है और वहाँ एक टावर देखता है। उसे याद आता है कि सपने में उसका बेटा उसी दिशा में भागा था, इसलिए वो नक्शा लाकर अपने घर से टावर तक एक लाइन खींचता है। फिर वो दूसरे पेरेंट के घर जाता है जिनकी बेटी भी गायब हुई थी। उनके घर से भी एक लाइन खींचकर मार्क करता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि सारे बच्चों की गुमशुदगी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी थी, इसलिए जहां ये दो लाइनें मिलेंगी वही जगह बच्चों के जाने की असली जगह होगी। आर्चर उस इंटरसेक्शन को मार्क करता है और वहां जाने की तैयारी करता है, लेकिन रास्ते में उसे जस्टिन की कार दिखती है। वो पहले उससे बात करने रुकता है। जस्टिन उस समय गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवा रही थी। आर्चर को देखकर जस्टिन घबरा जाती है और कहती है मेरा पीछा मत करो, मैं कोई विच नहीं हूँ, मैंने बच्चों को गायब नहीं किया, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके पीछे कौन है। तभी अचानक जस्टिन देखती है कि प्रिंसिपल का चेहरा खून से लथपथ है और वो दौड़ता हुआ उसी प्लेन पोज में उसकी तरफ आ रहा है। प्रिंसिपल जस्टिन पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है। आर्चर जस्टिन को बचाने आता है और प्रिंसिपल से लड़ने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं। वो आर्चर को मारता है और उसका भी गला दबाने लगता है। यहाँ तक आते आते ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब कहानी ऑफिसर के नजरिए से दिखाई जाती है। ऑफिसर अपनी कार में बैठकर काम पर निकलता है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो किसी के घर में झांक रहा था। ऑफिसर को देखते ही वो भागता है, लेकिन किसी तरह पकड़ा जाता है। ऑफिसर पूछता है तुम्हारे पास कोई हथियार या ड्रग्स हैं? लड़का कहता है नहीं सर। लेकिन जब ऑफिसर उसकी तलाशी लेता है तो इंजेक्शन की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है। साफ था कि लड़का झूठ बोल रहा था। पता चलता है कि वो लड़का एक ड्रग डीलर है और अपनी पॉकेट में इंजेक्शन रखकर घूम रहा था। ऑफिसर गुस्से में आकर उसे जोर से मारता है और फिर अपनी उंगली पर दवाई लगाता है। कुछ देर बाद वो डीलर को जगाता है और कहता है देखो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। अब इस शहर को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, अगर दोबारा दिखे तो तुम्हारा बुरा होगा। फिर ऑफिसर उसे छोड़ देता है। यही वो केस था जिसकी वजह से उसकी उंगली पर बैंडेज था, जैसा जस्टिन ने देखा था। इसके बाद ऑफिसर जस्टिन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन अब हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। ऑफिसर शादीशुदा था और उसकी वाइफ वही औरत थी जिसने स्टोर में जस्टिन पर हमला किया था। उसकी वाइफ को उस पर शक था, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर ऑफिसर पुलिस स्टेशन लौटता है और बाहर टहल रहा होता है। तभी उसे वही ड्रग डीलर दिखता है। उसे देखते ही ऑफिसर गुस्से में चिल्लाता है अरे मैंने क्या कहा था। डीलर भागता है। ऑफिसर कार लेकर उसके पीछे दौड़ता है, यानी इस बार वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। और यहीं ऑफिसर का हिस्सा खत्म होता है।
अब कहानी दिखती है ड्रग डीलर की नजर से। पता चलता है कि वो ड्रग्स लेने के साथ चोरी भी करता है। उसका कोई स्थायी घर नहीं था, इसलिए वो जंगल में टेंट लगाकर रहता था। ऑफिसर ने उसे शहर छोड़ने को कहा था, लेकिन न उसने शहर छोड़ा और न ही अपनी हरकतें। वो एलेक्स के घर के पास पहुंचता है। चोरी के इरादे से खिड़की चढ़कर किसी तरह घर के अंदर घुस जाता है। घर में पूरा अंधेरा था। उसे लगता है घर खाली है, तो वो चोरी की चीजें देखने लगता है। तभी टीवी की परछाई में उसे एलेक्स की माँ और पिता दिखते हैं। वो डरकर कहता है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो दोनों हिल भी नहीं रहे, बस मूर्तियों की तरह बैठे हैं। वो उनके सामने से चीजें उठाकर बैग में भरता है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाकर देखता है और यहाँ सामने आता है सबसे बड़ा राज। वो देखता है कि बेसमेंट में वही 17 बच्चे हैं जो सब गायब हुए थे। डीलर उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब आधा सामान उसके हाथ में था, जिसे वो बेचने के लिए स्टोर की तरफ गया। इतने में उसकी नजर दुकान में लगे उन गुमशुदा बच्चों के पोस्टर पर पड़ती है, जिस पर इनाम भी लिखा था। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि बच्चे कहाँ हैं। अब वो पुलिस स्टेशन जाकर बताने और इनाम लेने जा रहा था, लेकिन ऑफिसर ने उसे बाहर देख लिया, तो डीलर को वहां से भागना पड़ा। वो किसी तरह बचकर जंगल में पहुंच गया, पर वहां उसे डूबती सी हंसी सुनाई दी। जब उसने इधर उधर देखा तो वहीं जोकर जैसा आदमी दूर खड़ा था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। उसे देखकर ड्रग डीलर डर गया और अपने टेंट की तरफ भागा। वो अंदर घुसकर खुद को समझाने लगा कि ये असली नहीं है, ये मेरा भ्रम है। शायद नशे की वजह से मैंने उसे देखा हो। लेकिन तभी उसे टेंट के बाहर परछाई नजर आई। इसका मतलब था कि वो भ्रम नहीं, हकीकत में वहां था और अब टेंट खोलने वाला था। तो डीलर खुद को बचाने के लिए हाथ में इंजेक्शन ले लेता है। जैसे ही जिप खुलती है, वो सामने वाले के मुंह पर इंजेक्शन मारता है, पर वो ऑफिसर निकलता है। इस बार ऑफिसर और ज्यादा गुस्से में था। वो उसे मारने ही वाला था कि डीलर कहता है, मुझे पता है बच्चे कहाँ हैं, वो घर के बेसमेंट में हैं। ऑफिसर रुक जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे वहां ले चलो, दिखाओ। फिर ऑफिसर उसे कार में हैंडकफ लगाकर बैठाता है और डीलर रास्ता दिखाता है। ऑफिसर गाड़ी से उतरकर घर की बेल बजाता है। कोई दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेता है। डीलर ये सब दूर से देख रहा होता है। फिर वो घंटों इंतजार करता है, पर ऑफिसर वापस नहीं आता। रात हो जाती है और डीलर थक जाता है। अचानक दरवाजा खुलता है। ऑफिसर बाहर आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। वो किसी पागल की तरह गुस्से से भरा हुआ था। वो सीधे कार के पास जाकर ड्रग डीलर को घसीटकर बाहर निकालता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। और यहीं ये सेगमेंट खत्म होता है। अगला सेगमेंट प्रिंसिपल का है। उसकी कहानी में हम देखेंगे कि वो अचानक ऐसा कैसे बन गया। जब जस्टिन ने बताया कि एलेक्स के पेरेंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो प्रिंसिपल ने कहा, एलेक्स, अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलने बुलाओ। लेकिन उनकी जगह एक औरत आती है जो अपना नाम ग्लैडिस बताती है। वो कहती है कि मैं एलेक्स की आंट हूँ। अब अगर हम उसके चेहरे को देखें तो वही औरत है जिसने जस्टिन और आर्चर को सपने में डराया था, और जंगल में ड्रग डीलर को भी। अब हमें समझ आता है कि ये औरत ही सारी गड़बड़ कर रही है। फिर वो बताती है कि एलेक्स के पेरेंट्स ठीक नहीं है, इसलिए वो मिलने नहीं आ सकते। वो कहती है, मैं गार्डियन हूँ इसलिए मैं आई हूँ। लेकिन प्रिंसिपल कहता है, मुझे एलेक्स के पेरेंट्स से ही बात करनी है, गार्डियन से नहीं। तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल घर आता है और अपने फ्रेंड के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वही ग्लैडिस थी जो पानी मांगने के बहाने घर में आ जाती है। और यहाँ पता चलता है कि ग्लैडिस असल में एक विच है जो ब्लैक मैजिक में बहुत माहिर थी। वो अपने बैग से एक अजीब कांटा निकालती है। फिर वो अपने हाथ में कट लगाकर उस पर खून लगाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझें, वो एक कैंची निकालती है और प्रिंसिपल के फ्रेंड के बाल काटती है। फिर वो बेल बजाती है। उसे सुनकर प्रिंसिपल उसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल के फ्रेंड के बाल उस कांटे पर लपेटती है और उसे तोड़ देती है। और जैसे ही ऐसा होता है, प्रिंसिपल अपनी फ्रेंड पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। फिर उसके चेहरे पर काला उल्टी करता है। फिर वो बार बार अपना सिर उसके चेहरे पर मारता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह फट जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद ग्लैडिस अपने बैग से जस्टिन के बाल निकालती है, जो उसने तब काटे थे जब जस्टिन उसकी कार में सो गई थी। वो वही काम जस्टिन के बालों के साथ भी करती है। कांटे पर लपेटकर तोड़ देती है और उस पर ब्लैक मैजिक करती है। अब प्रिंसिपल भागकर जस्टिन को मारने चला जाता है, जो गैस स्टेशन पर खड़ी आर्चर से बात कर रही थी। आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसिपल उसका गला दबाने लगता है। जस्टिन अपनी जान बचाकर स्टोर की तरफ भागती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल भी आर्चर को छोड़कर जस्टिन के पीछे आता है। वो स्टोर में घुसता है और जस्टिन का पीछा करने लगता है। जस्टिन डर कर इधर उधर भागती है, पर एक जगह उसे कोई रास्ता नहीं मिलता और वो डर जाती है। वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जस्टिन को लगा अब वो मरी, लेकिन तभी आर्चर बीच में आकर उसे रोकता है। इस दौरान दोनों घायल हो जाते हैं। मौका देखकर जस्टिन सामने से भागती है, लेकिन प्रिंसिपल की आंखों से खून बह रहा था। वो जस्टिन के पीछे भागता है। जस्टिन स्टोर से निकलकर कार में बैठती है, लेकिन प्रिंसिपल भी पास पहुंच जाता है। वो विंडो पर मुक्के मारने लगता है और आखिरकार ग्लास तोड़ देता है। वो जस्टिन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन कार पहले से स्टार्ट थी।
प्रिंसिपल पर भी ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया था कि वो अपने टारगेट को मारने के लिए रुकता नहीं था। वो मिसाइल की तरह तेज जाता है और इसी वजह से इस मूवी का नाम वेपन्स रखा गया है। उसी बीच आर्चर भी स्टोर से बाहर आता है और सब देख रहा होता है। वो भी अपनी कार लेकर प्रिंसिपल के पीछे जाता है, लेकिन तभी एक और कार आती है और प्रिंसिपल को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद आर्चर जस्टिन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि वो खुद इस सब की शिकार थी। जस्टिन भी माफी मांगते हुए कहती है, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। वो कहती है, आखिर उसे क्या हो गया था? कुछ दिन पहले जब मैं उससे मिली थी वो बिल्कुल ठीक था। आर्चर कहता है, मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन जब वो भाग रहा था मैंने कुछ नोटिस किया। वे बच्चे भी इसी पौज में भाग रहे थे। फिर वो मैप खोलता है और उसे वही इंटरसेक्शन दिखाता है। जस्टिन देखती है कि उस क्रॉस पॉइंट पर जो घर है वो एलेक्स का घर है और यहाँ ये सेगमेंट खत्म होता है। अगला पार्ट एलेक्स का है, जहां हमें शुरू से उसकी कहानी दिखाई जाएगी और सारे सीक्रेट सामने आएंगे। यहाँ हम देखते हैं एलेक्स को, जो रोज की तरह स्कूल जाता है। फिर स्कूल के बाद उसका डैड उसे लेने आता है और दोनों घर जा रहे होते हैं। वो उसे बताता है कि तुम्हारी आंट ग्लैडिस घर रहने आ रही है। एलेक्स कहता है, वो क्यों आ रही है? मैं उनके साथ कैसे रहूंगा? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। तब उसका डैड समझाता है, वो बहुत बीमार हैं और हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रात में हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी विच की बुक पढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके डैड आंट ग्लैडिस को घर लाए हैं। वो बहुत बूढ़ी और बीमार लग रही थीं। वो अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लेकर आई थीं। एलेक्स उस चीज को नजरअंदाज करके सो जाता है। फिर उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन छुट्टी के बाद लेने नहीं आते। बाकी सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को ले गए थे, बस एलेक्स अकेला रह गया। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो पैदल घर जाने का फैसला करता है। रास्ते में वो सोचता जा रहा था कि पापा क्यों नहीं आए, वो कहाँ बिजी हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा घर पर ही थे, पर वो सामान्य नहीं दिख रहे थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे कोई कठपुतली हो और रोबोट की तरह बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। माँ का भी यही हाल था। एलेक्स परेशान हो जाता है कि मम्मी पापा को क्या हो गया। तभी ग्लैडिस आती है, जो अब पहले से ज्यादा ठीक लग रही थी। अब एलेक्स को विच वाली बातें याद आती हैं और समझ आता है कि यही चुड़ैल है, उसने मम्मी पापा पर कुछ जादू किया है। एलेक्स उन्हें होश में लाने के लिए पानी डालता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर ग्लैडिस कहती है, अब वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब वो सिर्फ मेरी सुनेंगे। फिर वो एक डेमो दिखाती है। वो उसी नुकीले कोम से उनके बाल लपेटती है और कोम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों अचानक टेबल पर रखे फोर्क उठाकर अपने चेहरे पर मारते हैं और दर्द से रोने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स डर जाता है और कहता है, रुको प्लीज, ये सब मत करो। फिर ग्लैडिस उस टूटी कोम को पानी के बोल में डालती है, जिससे सब रुक जाता है। वो कहती है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मॉम डैड जिंदा रहें तो किसी को कुछ मत बताना और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। इस तरह वो एलेक्स को डराकर अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो अब उसका पपेट बन चुका था। वो सब कुछ ग्लैडिस के कहने पर करता और हर दिन उस प्लांट के सामने उसका ब्लैक मैजिक देखता। ऐसा करते करते ग्लैडिस धीरे धीरे ठीक होने लगी, यानी जवान और तंदुरुस्त दिखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बूढ़ी और कमजोर होने लगी। तब वो एलेक्स से कहती है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ठीक कर दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। काम ये था कि एलेक्स को अपने क्लासमेट्स की कोई चीज लानी थी, ताकि वो उन पर भी मैजिक करके खुद को कंट्रोल में रख सके। मासूम एलेक्स को खतरे का अंदाजा नहीं था। वो मान जाता है। स्कूल जाकर सोचता है कि क्या चोरी करे, पेंसिल, रेजर, शार्पनर या कुछ और, पर यह रिस्की था। फिर वो बच्चों के नेम स्टिकर्स देखता है और सोचता है, इन्हें ही निकाल लेता हूँ। जब सभी बच्चे गेम पीरियड में बाहर थे तो वो क्लास में जाकर सभी स्टिकर्स बैग में डाल लेता है। फिर घर आकर ग्लैडिस को दे देता है। वो 2:17 पर उन्हीं स्टिकर्स से ब्लैक मैजिक करती है और सभी बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। बच्चे उसी पोज में भागते हुए स्कूल से निकलते हैं और ग्लैडिस के पास पहुंचते हैं। इस तरह वो सभी बच्चों को किडनैप कर बेसमेंट में बंद कर देती है। अगले दिन एलेक्स अकेला स्कूल जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलती है कि उसी क्लास के 17 बच्चे गुमशुदा हैं। जब इंक्वायरी होती है, ग्लैडिस अपनी चाल से मामला संभाल लेती है। उसने उन 17 बच्चों और एक कपल को उसी घर के अंधेरे बेसमेंट में बंद कर रखा था। अब एलेक्स को खाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो रोज सबको समय पर खाना खिलाता और फिर स्कूल चला जाता। डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताता। बेचारा अकेला बच्चा इतने डरावने राज को अपने दिल में दबाकर जी रहा था। तो ये थी एलेक्स की कहानी। अब चलते हैं मूवी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां सब कुछ खत्म होगा और सब बातें साफ होंगी। अब प्रेजेंट टाइम में एलेक्स स्कूल से घर लौटता है। वो देखता है कि घर के बाहर पुलिस कार खड़ी है। वो ऑफिसर और ड्रग डीलर को घर के अंदर देखता है। दोनों ग्लैडिस के कंट्रोल में थे, जैसे उसके पपेट। फिर ग्लैडिस आती है और एलेक्स से कहती है, अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो फिर से मैजिक करने जाती है।
उसने दरवाजे पर एलेक्स के मॉम डैड को गार्ड बनाकर खड़ा किया था। इसी बीच आर्चर और जस्टिन भी घर के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और ऑफिसर सामने दिखता है। जस्टिन कहती है मैं इसे जानती हूँ और फिर आर्चर के साथ अंदर चली जाती है। अचानक ऑफिसर और डीलर उन पर हमला करते हैं। आर्चर डीलर से लड़ने लगता है और जस्टिन ऑफिसर से बचकर किचन की ओर भागती है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। जस्टिन कहती है तुम्हें क्या हो गया है, काम डाउन, पर वो नहीं सुनता। जस्टिन के हाथ में पोटैटो पीलर फंस जाता है। वो ऑफिसर के चेहरे पर कट लगाती है ताकि उसे दर्द से छुड़ा सके, लेकिन उसे देखकर हैरान रह जाती है। ऑफिसर को कोई असर नहीं होता। खून बह रहा था, आंखें बाहर निकल रही थीं, फिर भी वो दर्द महसूस नहीं कर रहा था। वो जस्टिन का गला दबा रहा था। बचाव में जस्टिन उसे गर्दन में गोली मारती है, पर वो मरता नहीं। फिर सिर में गोली मारती है, अब वो मर जाता है। फिर वो आर्चर के पास जाती है जिसे डीलर पकड़कर उसका गला दबा रहा था। जस्टिन उसे भी गोली मार देती है। आर्चर बेसमेंट में जाता है जहां वो अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन उसे ग्लैडिस मिलती है जो उसका लॉकेट छीनकर मैजिक करती है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसी वजह से आर्चर ऊपर जाकर जस्टिन को पकड़ लेता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। भागते हुए एलेक्स ग्लैडिस के कमरे में पहुंचता है। वहां उसका ब्लैक मैजिक कोम्ब और विग पड़ी होती है। अब वो वही करता है जो उसने ग्लैडिस से सीखा था। वो ग्लैडिस के बाल उस कोम्ब में लपेटता है और कोम्ब तोड़ देता है। अब होता ये है कि ग्लैडिस का ब्लैक मैजिक उसी पर उल्टा पड़ जाता है। सारे बच्चे अचानक उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। ग्लैडिस अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। वो सब उसे मारते हैं, उसके चेहरे पर वार करते हैं और उसकी आंखें नोच लेते हैं। फिर बच्चे पहले उसका जबड़ा फाड़ते हैं और फिर उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बांट देते हैं। ग्लैडिस की मौत के बाद आर्चर ठीक हो जाता है और जस्टिन को छोड़ देता है। फिर वो बाहर आता है जहां बच्चे ग्लैडिस की लाश के पास खड़े होते हैं। वहीं आर्चर को आखिरकार अपना बेटा मिल जाता है। जस्टिन एलेक्स को देखती है जो अपने मॉम डैड को गले लगा रहा था, लेकिन कोई भी पहले जैसा सामान्य नहीं हुआ। 2 साल गुजर जाते हैं। कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं, पर बाकी सब वैसे ही रहते हैं। अब सवाल उठता है कि कुछ बच्चे और आर्चर ही क्यों ठीक हुए। वजह ये थी कि ग्लैडिस सबकी लाइफ फोर्स चूस रही थी ताकि वो जवान रहे। वो विच ब्लैक मैजिक के जरिए सबको कंट्रोल करती थी और उनकी लाइफ फोर्स लेकर खुद को जिंदा रखती थी। इसी तरह उसने उस कपल और 17 बच्चों का इस्तेमाल किया। एलेक्स के मॉम डैड जिंदा लाशों जैसे बन गए और फिर कभी ठीक नहीं हुए, क्योंकि अब उनमें लाइफ फोर्स बाकी नहीं थी। कुछ बच्चे इसलिए बच गए क्योंकि ग्लैडिस ने उनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह नहीं ली थी। आर्चर भी इसलिए ठीक हो गया क्योंकि वो ज्यादा देर तक उसके कंट्रोल में नहीं रहा। और इस तरह ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है।